हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज डीग भरतपुर। आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मानवाधिकार से हम क्या समझते हैं, क्या है मानवाधिकार, और साथ ही साथ हम स्टडी करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हमारे देश में कब और कैसे स्थापित हुआ, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की कंपोजिशन, उसकी संरचना यानी, और कौन सी कमेटी है जो मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का चयन करती है। तो इन सभी चीज़ों को हम आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मानवाधिकार से तात्पर्य क्या है, यानी मानव अधिकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं मानव अधिकारों की, तो ये जानना ज़रूरी है मानव अधिकार का जो ये मुद्दा है ये कब आया। हालांकि मानव अधिकार जन्मजात होते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पर ये मुद्दा कब आया। इस संदर्भ में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट दस्तावेज है। यानी जो मानवाधिकार हैं उसकी सार्वभौमिक घोषणा कब हुई? 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की महासभा में ये महत्वपूर्ण दस्तावेज को हम स्वीकार किया गया, यूडीएचआर को। इसमें मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई, यानी मानव अधिकारों को एक परिभाषा मिली। हम इस परिभाषा को देखते हैं, क्या है ये परिभाषा। उसमें ये कहा गया कि मानव अधिकार हर व्यक्ति का नैसर्गिक और प्राकृतिक अधिकार है। ये अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी मानवों को, सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। यानी इनमें से किसी भी आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये इस व्यक्ति को प्राप्त है और इसको नहीं प्राप्त है। यानी ये सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त हैं मानव अधिकार। अब मुख्यतः मानव अधिकारों में कौन से अधिकार आते हैं? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार आता है, गुलामी यातना से मुक्ति का अधिकार आता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम, शिक्षा, मतलब कार्य करना, या फिर शिक्षा का अधिकार, या हर वो अधिकार जो किसी भी व्यक्ति की प्रोग्रेस के लिए, उसके समग्र विकास के लिए आवश्यक है, उन्हें मानवाधिकार माना गया। और मानवाधिकार जन्मजात अधिकार माने गए। यानी अगर व्यक्ति जन्म लेता है तो इन अधिकारों का होना उसके विकास के लिए आवश्यक है। इसके बिना जो व्यक्ति है उसका गरिमापूर्ण जीवन जीना असंभव है इन अधिकारों के बिना। इसमें हम एक डेफिनेशन याद आती है हेरोल्ड लास्की की। उन्होंने क्या कहा है? अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। यानी ये अधिकार इस तरह के अधिकार हैं कि कोई भी व्यक्ति डिग्निटी के साथ अपना जीवन नहीं जी सकता अगर इन अधिकारों को मान्यता ना मिले। तो यूनाइटेड नेशंस की जो यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई ह्यूमन राइट्स के रिगार्ड में, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 10 दिसंबर को ये स्वीकार किया गया था। इसीलिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो भारत में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ है वो इसी के अनुरूप किया गया है, यूएनडीएचआर के अनुरूप। साथ ही साथ हम ये बात भी यहाँ पर जान लेते हैं कि 1991 में एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसकी बैठक हुई पेरिस में, फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस। वहाँ पर इस मुद्दे को फिर से उठाया गया और अपनाया गया कि मानवाधिकार उनको वैलिडिटी देने के लिए, मान्यता देने के लिए जो इस महासभा में शामिल हुए देश, वो सभी अपने देशों में एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें जिससे मानवाधिकारों को के संरक्षण हो सके, उनका संवर्धन हो सके, यानी प्रोटेक्शन और प्रमोशन किया जा सके ह्यूमन राइट्स का। इसी के अनुरूप हमारे देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापित किया गया। अब हम जानते हैं हमारे देश में कैसे किया गया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। 1993 ईयर था, 12 अक्टूबर डेट, जब
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अस्तित्व में आया, उसकी स्थापना हुई। और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो डिसीजन लिया था UNDHR, उसी के अनुरूप उसकी स्थापना की गई। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब हम जब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जिसे कहा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें डिफरेंस होता है। जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा, हमने UPSC के बारे में पढ़ा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन NHRC एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसे हम गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। डिफरेंस यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, संवैधानिक निकाय हैं, संस्थाएं हैं, उनका वर्णन, उल्लेख संविधान में किया गया है, यानी भारतीय संविधान में उससे संबंधित प्रावधान है। वो भारतीय संविधान द्वारा निर्मित संस्था है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे UPSC है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इसी तरह से जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो सांविधिक निकाय कहा जाता है, उन्हें वैधानिक संस्था कहा जाता है। इसका क्या तात्पर्य है? जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा निर्मित की जाती हैं उन्हें हम वैधानिक निकाय कहते हैं। या स्टेट्स में स्टेट असेंबली जो होती है वो किसी लेजिस्लेशन के माध्यम से किसी इंस्टीट्यूशन को निर्मित करती है, किसी संस्था को बनाती है, तो उसे हम वैधानिक संस्थाएं कहते हैं। यानी इन संस्थाओं का जो उल्लेख है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया होता। जैसे NHRC है, उसका कहीं भी उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लेकिन ये संसद द्वारा पारित विधेयक के माध्यम से बनाई गई है, इसीलिए इसे सांविधिक या वैधानिक संस्था कहते हैं। और ये किस विधेयक के द्वारा बनाई गई है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, जो कि 2 बार अमेंडमेंट हो चुका है, जिसमें संशोधन हो चुका है 2006 में और रिसेंटली हुआ 2019 में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार एक अर्धन्यायिक और स्वतंत्र संस्था है। अर्धन्यायिक का क्या मतलब है कि इसको जो ये एजेंसी है उसे कुछ न्यायिक अधिकार भी प्राप्त हैं, यानी एक सिविल कोर्ट की तरह ये काम करती है। जैसा अभी पढ़ेंगे आप आगे कि इसका उद्देश्य क्या है, किस वजह से ये अस्तित्व में आई और इसके सदस्य कौन हैं, तो उससे हमें इसके जो जुडिशियल कैरेक्टर है इस संस्था का वो पता चलता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे बनाया गया और इसको सिविल कोर्ट की पावर्स दी गई, वो पावर्स दी गई जो सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है, इसीलिए इसे अर्धन्यायिक संस्था कहा जाता है। इंडिपेंडेंटली कार्य करती है ये सरकार के मार्गदर्शन में, लेकिन स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। बेसिकली मोटिव क्या था जो ह्यूमन राइट्स कमीशन अस्तित्व में आया? इसका मोटिव था टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। जो ह्यूमन राइट्स इशू से संबंधित जो संस्थागत मैकेनिज्म तैयार किया गया है कंट्री में, उनके संबंध में एक फोकस्ड मैनर में कार्य किया जा सके, यानी ह्यूमन राइट्स इशू जो हैं उनको एक फोकस्ड मैनर में एड्रेस किया जा सके, इसीलिए ये संस्था अस्तित्व में आई। साथ ही साथ अगर कोई एलिगेशन लगता है मानव अधिकारों के हनन का किसी पर या किसी द्वारा लगाया जाता है, तो उसमें जांच करना, और जो कार्य इस दिशा में हो चुके हैं या कुछ नियम या उपनियम बनाए जा चुके हैं उनको और मजबूती से प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करवाने का कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का माना जाता है। फिर हम बात करते हैं कंपोजिशन क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। इसमें सबसे पहले जानने योग्य बात है जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, अब तक 2 बार संशोधित किया गया है, जैसे पहले आपको बताया। फर्स्ट वो 2006 में और फिर 2019 में। तो कुछ चेंजेस आए संरचना में, वो साथ साथ हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस आए संरचना में। तो सबसे पहले देखते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदेन सदस्य होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर जिन्हें कहा जाता है पदेन सदस्य, और यानी कि एक चेयरमैन होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य फुल टाइम मेंबर हैं 5, और 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। तो अध्यक्ष है वो कौन होता है? एलिजिबिलिटी यानी उनकी पात्रता क्या होनी चाहिए, जो इस एक्ट के माध्यम से निर्धारित की गई, जिसे 2019 में संशोधित भी किया गया। भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। यानी अध्यक्ष कौन हो सकता है? इंडिया के रिटायर्ड चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट के
रिटायर्ड जज, यानी कि पहले जो 2019 के संशोधन से पहले सिर्फ क्या था, भारत के जो सीजेआई हैं रिटायर्ड, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो रिटायर्ड, वही अध्यक्ष हो सकते थे एनएचआरसी के। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद, 2019 के अमेंडमेंट के बाद कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है वो भी इस संस्था के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। फिर आते हैं 5 पूर्णकालिक सदस्य कौन है, यानी अध्यक्ष की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं जो 5 फुल टाइम मेंबर्स हैं। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या फिर रिटायर्ड जज। एक मेंबर हुए हाई कोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज, यानी कि सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। जज नहीं कहेंगे हम यहाँ, हम कहेंगे जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, यानी सुप्रीम कोर्ट के तो सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश सदस्य हो सकते हैं। हाई कोर्ट के सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश सदस्य हो सकते हैं। 3 सदस्य कौन होंगे? जिनके पास मानव अधिकार से संबंधित विषयों का ज्ञान हो और व्यवहारिक अनुभव हो। इन 3 सदस्यों में से एक सदस्य महिला सदस्य होनी चाहिए। ये भी 2019 के अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया है, महिला सदस्य होनी चाहिए। पहले 4 सदस्य होते थे, अब 5 सदस्य हैं। तो ये पूर्णकालिक सदस्य हुए। इसके बाद 7 पदेन सदस्य होते हैं जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, जिनकी पहले 4 थी संख्या, अब 2019 के अमेंडमेंट के बाद 7 कर दी गई है। उन पे भी हम नज़र डालते हैं वो कौन कौन है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एक पदेन सदस्यों में एक वो हैं। दूसरे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। तीसरे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। चौथे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। फिर 5वें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष छठे। और 7वें दिव्यांग जन के लिए मुख्य आयुक्त, यानी कि जो चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, वो हुए 7वें सदस्य, पदेन सदस्य। तो इन सभी सदस्यों को पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य का दर्जा एनएचआरसी में दिया गया है। इसका मोटिव क्या रहा इन सदस्यों को शामिल करने का, यानी प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में कोई सदस्य एनएचआरसी में हो। ह्यूमन राइट्स, क्योंकि ये सभी जो वर्ग हैं अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जातियाँ, महिला आयोग या फिर पिछड़ा वर्ग है जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम या दिव्यांगजन, इन सभी के अधिकारों से संबंधित मामलों पर जो डिस्कशन हो, इसीलिए उनके अधिकारों का हनन ना हो, उन ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ को अच्छे से एड्रेस किया जा सके, इसीलिए इन सभी वर्गों के सदस्यों को शामिल किया गया पदेन सदस्य के रूप में। फिर हम बात करते हैं कार्यकाल की। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है या फिर 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो इन दोनों में से। अब यहाँ जानने लायक बात यह है कि 2019 का जो अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, उससे पहले इनका जो टेन्योर था चेयरमैन और मेंबर्स का, वो 5 इयर्स का था, लेकिन इसको घटा करके 3 इयर्स कर दिया गया, 3 साल कर दिया गया 2019 अमेंडमेंट के बाद। तो अब कोई भी जो व्यक्ति है वो अध्यक्ष पद पर या सदस्य के रूप में 3 वर्ष तक कार्य कर सकता है या फिर 70 वर्ष की आयु मैक्सिमम कार्य कर सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, जो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो उस पर हम चर्चा करते हैं। एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय 6 सदस्यीय कमेटी की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि अधिनियम में जो प्रावधान हैं उनके अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति एक समिति के परामर्श से उनकी नियुक्ति करते हैं और उस समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इस जो कमेटी बनाई गई है उसमें अध्यक्षता करते हैं कमेटी की। फिर भारत सरकार के गृह मंत्री दूसरे सदस्य हैं। लोकसभा के अध्यक्ष तीसरे सदस्य हैं। राज्यसभा के उपसभापति हैं। फिर
लोकसभा प्रतिपक्ष नेता यानी लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो सदस्य के रूप में हैं, और राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो सदस्य के रूप में हैं। यानी ये 6 सदस्यीय कमेटी रिकमेंडेशन देती है इन आधारों पर जो पात्रता दी गई है, पीछे आपको बताई गई है, उन पात्रता को देखते हुए कि इन व्यक्तियों का चयन किया जाना चाहिए। वो रिकमेंड करती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, यानी भारत के राष्ट्रपति को रिकमेंड करती हैं, परामर्श देती हैं उन्हें, और फिर राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो इस तरह से एनएचआरसी का हमने देखा कि उसकी स्थापना कब और कैसे हुई। फिर हमने ये देखा कि उसकी संरचना क्या है, कितने सदस्य होते हैं, कितने पूर्णकालिक सदस्य हैं, पदेन सदस्य हैं, और फिर हमने देखा कौन सी वो समिति है जो इसका चुनाव करती है, यानी इनके अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव करती है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। तो आज हमने देखा एनएचआरसी के बारे में। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एनएचआरसी के फंक्शंस क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। यानी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो क्या कार्य करता है, किस क्षेत्र में कार्य करता है, कौन से इश्यूज़ हैं जिनको वो एड्रेस करता है, और साथ ही साथ इसकी सीमाएं क्या हैं, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।